हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और जैसा कि मैं बोला हूँ, आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होगे। ओके, तो लेक्चर का शुरुआत करते हैं। पहले एक बार आप लोग देख लो, ये ज्योग्राफी का लेक्चर है और वी आर गोइंग टू कंप्लीट ज्योग्राफी इन टोटल 5 to 6 लेक्चर। ओके, थोड़ा लंबा होगा, 40-50 मिनट का होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और आई एश्योर यू कि अगर आप ध्यान से सुनोगे इसको, एक सवाल नहीं छूटने वाला है आपका 70th बीपीएससी में। ओके, सो ट्रस्ट मी, लेट्स एक बार मैं आपको क्विकली दिखाते रहा हूँ क्या क्या चीज़ है इसमें। देखते जाओ आप, बहुत सारा चीज़ को ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। साथ में हम लोग PYQs भी करेंगे। ओके, देख लो आप, ठीक है। ऐसे ही करके 5-7-6 लेक्चर होगा। अगर अच्छा लगेगा आप लोग को तो हम पहले ही बोलते रहे, अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर क्यों ही बर्बाद करना समय, ठीक है। बहुत कुछ है, मेंस का भी हो जाएगा कवर, PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एक कविता के साथ। देखो, मैं कविता उतना तो पढ़ता नहीं उतना। अच्छा, एक बात बताओगे, इकोनॉमी वाले जो सर हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं और आप लोग को समझ में आ रहा है? और आप लोग को जो टॉपिक नहीं समझ में आया ना, आप लोग कमेंट में डाल दिया करो। ओके, उस पर वीडियो बन के चली आएगी। ओके, सो अब एक कविता के साथ मैं भी उनके साथ रहते रहते थोड़ा सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो है लाइन, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। ठीक है, जो जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। ठीक है, जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने प्रणय पाथे माना, जीत उसकी ही रही। ये डॉक्टर जगदीश गुप्त की कविता है और ये आपको आज पूरा लेक्चर को कंप्लीट करवाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, सो सबसे पहले वर्ड ब्रेक डाउन करो। जियो मीन्स अर्थ, ओके, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, वही जियो मीन्स अर्थ या लैंड। ओके, वही मॉर्फोलॉजी लैंड फॉर्म हो जाएगा, है ना। और लॉजी का मतलब स्टडी, कोई भी लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स ये स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे, इसका थ्योरी और इसका एप्लीकेशन। ओके, क्या थ्योरी और क्या एप्लीकेशन है। ये एक अर्थ का ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये क्रस्ट वाला जो ये है, दिस आर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, ये आगे हम लोग देखेंगे। और दीज आर द ओशियनिक क्रस्ट। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी भी हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जैसे कि पिछला बार देखे थे आप लोग, हीट वेव वाला क्वेश्चन। ओके, 69 बीपीएससी में कैसे उसमें स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दिया जा रहा था। ठीक है, PYQs भी देखेंगे, नो वरीज। ओके, देखो, अर्थ का रेडियस होता है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ठीक है, और चलो फिर देखते हैं यहाँ से जो फर्स्ट लेक्चर। तो और जहाँ पे एक्सप्लेन करने का होगा वहीं पे हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन पर्पज से लाया गया। ओके, देखो, यहाँ पे आर्कटिक सी है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा ही आर्कटिक सी है और इसमें छोटा छोटा सी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाइट है, बैरेंट है, कारा है, लैप्टेव है। ठीक है, ईस्ट साइबेरियन सी है। यहाँ पे क्या है, चुकची सी है ना। और यहाँ पे क्या है, नीचे में क्या है, बियरिंग सी है।
मैपिंग वाला सीरीज में मैं करा हूँ। उसके बाद सी ऑफ ओकोस्तोक, उसके बाद सी ऑफ जापान, उसके बाद ईस्ट चाइना सी, उसके बाद साउथ चाइना सी, सॉरी इधर साउथ चाइना सी है ना, उसके बाद फिर स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का के बाद या फिर इस्थमस ऑफ क्रा देखा था हम लोगों ने, है ना। तो चलो ऊपर वाला पार्ट मैंने हम लोगों ने देख लिया। तो ये यहाँ पे आपका पहले यूएसए से शुरू करते हैं। ये है कैनेडियन सिल्ट, है ना। ओके, और यहाँ पे है एपलेचियन माउंटेन। एपलेचियन माउंटेन एक ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ओके। जैसे कि अपने पास अरावली है, ओके, और यहाँ पे रॉकीज है, रॉकीज आर यंग फोल्ड माउंटेन, ओके। और यहाँ पे एक माउंटेन देखते हैं, क्या है, एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन कहाँ पे है, सदर्न अमेरिका में, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो, ये पहले माउंटेन्स ही देख रहे हैं हम लोग, तो माउंटेन्स ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अल्प्स है, ठीक है। तो जैसे कि हिमालय को हम लोग बोलते हैं ना, ये हिमालय इज़ इन द नेचर ऑफ अल्पाइन ओरिजिनरी, मतलब कि जब अल्प्स बना था तभी हिमालयस भी बना था, ओके। जब अल्प्स बना था तो भी हिमालय ही बना था, इसलिए उसको अल्पाइन ओरिजिनरी बोलते हैं। ओरो मीन्स माउंटेन, ओके, और जेनेसिस, जेनी मीन्स जेनेसिस, ओके। तो अल्प्स हो गया, यहाँ पे हम लोग का हिमालयस हो गया, यहाँ पे एटलस हो गया, है ना, एटलस, ओके। तो आप लोग देखोगे एटलस माउंटेन कौन कौन सा मैपिंग वाले मतलब जो भी आपके पास क्या बोलते हैं उसको, एटलस होगा, तो एटलस में देखोगे कि एटलस कौन कौन सी कंट्री से पास करती है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी कंट्री में लाई करती है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखो नदर्न हेमिस्फीयर का पैसिफिक ओशियन इस साइड में, ठीक है, और ये यहाँ पे भी नॉर्थ पैसिफिक, यहाँ पे साउथ पैसिफिक, और यहाँ पे आपको पता है कि पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट करंट, है ना। तो अगर आपसे दिया जाएगा कि ये नदर्न पैसिफिक ओशियन में है या मिडिल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, नो, ठीक है, तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में होता है ये हम्बोल्ट वाला पेरुवियन अल नीनो ला नीना इफेक्ट, ओके। यहाँ पे देखो कॉन्गो और जायरे जो है, यहाँ पे रिवर भी है ना, जो इक्वेटर को क्या करती है, इक्वेटर को करती है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को करती है, ओके, ये बताओगे आप। चलो देखो, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया अपना, यहाँ पे पैसिफिक हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया। चलो, और अब एक बार हम लोगों ने देख लिया, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो, और नीचे में क्या हो गया, आपका, एक मिनट, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। देखो अंटार्कटिक है या सदर्न ओशियन है बिलो 60 डिग्री, और इसको 2000 में ये किया गया कि जो इसको ओशियन का दर्जा दिया गया, ओके। अंटार्कटिक या सदर्न ओशियन, ओके। नदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय लैंड मास, ओके, ये आपको भी पता होगा। सदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय वाटर बॉडी, ठीक है। दो नदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय लैंड मास, बट द नॉर्थ पोल इज सरप्राइजिंगली वाटर बॉडी, ओके। Though the southern hemisphere is dominated by water body, but south pole is landmass, ठीक है। देखो नदर्न हेमिस्फेयर जो है वो लैंडमास से डोमिनेटेड है, लेकिन बोलता है सरप्राइजिंगली जो है उसका जो नॉर्थ पोल जो है वो वाटर बॉडी है, और सदर्न हेमिस्फेयर हम लोगों ने देखा है, पता ही है जैसा कि डोमिनेटेड बाई वाटर बॉडी, ज़्यादा पानी वाला एरिया है, लेकिन जो सदर्न पोल है ना वो लैंडमास से डोमिनेटेड है। तो ये एक तरह का आश्चर्यजनक बात है। इंडियन ओशियन इज ओनली ओशियन विच गिवन द नेम ऑफ द कंट्री, और कोई ओशियन का कोई कंट्री के नाम पे नहीं है, ओके। ओनली ओशियन आउट ऑफ द 3 मेजर ओशियंस विच इज हाफ ऑफ एन ओशियन, ओके। तो आधा ही ओशियन है, और क्या बोलेंगे इसको, एन इनक्लोज्ड सी, ठीक। देखो अब क्यों पढ़ना फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, है ना, हिमालयाज, अल्पाइन जैसे कि अल्प्स बताया हमने, तो यही दिया हुआ है। रिसेंट पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में, दैट इज 66 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, 66 मिलियन ईयर्स अगो, इसीलिए उसको अल्पाइन ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखें, द लैंड मास आर कंटिन्यूस क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो ट्रेंचेस बनते हैं, है ना, और वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है ना, और क्रिएशन कहाँ पे होता है, मिड ओशियनिक रिज पे, ओके। आगे देखेंगे, नो वरीज। तो लैंड मास कंटिन्यूली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड होता है। यंगर द लैंड फॉर्म ग्रेटर विल बी द हाइट, ओके। क्योंकि आप देखते हो जैसे कि हिमालय को बोलते हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन है, तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ना वर्ल्ड में। उसके बाद एंड ओल्डर द लैंड फॉर्म द टोपोग्राफी विल बी नियर टू द सी लेवल। अब जैसे कि अरावलीज,
अरावलीज का देखो इतना डेनुडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है ना, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हाइट उसका डिक्रीज होते जा रहा है ना। आगे बढ़े। अरावलीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, है ना, सही बात है बिल्कुल। बिलोंगिंग टू एन एरा नोन एज प्री कैम्ब्रियन एरा, है ना, प्री कैम्ब्रियन एरा, अभी हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन एरा से बिलोंग करता है, बस आप एक दिमाग में रखोगे, प्री कैम्ब्रियन एरा से अरावली। ओके। एप्लेचियन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर अनदर एग्जांपल्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, कट गया थोड़ा सा। तो एप्लेचियन भी है, एप्लेचियन कहाँ, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए में। ओके। यूराल्स ऑफ यूरेशिया, ठीक, यूराल्स भी क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। माउंटेन ऑफ स्कैंडिवियन, जो स्कैंडिवियन आयरलैंड है, उसका भी माउंटेन क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओके। अरावली is is a part of पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, प्लेटू पठार पता है, जिसकी हाइट 1 किलोमीटर 700 मीटर से 1 किलोमीटर तक के हो, ऐसा कुछ। देखो अरावली किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का। सॉरी, पेनिनसुलर प्लेटू, कैनेडियन सिल्ट, अफ्रीकन सिल्ट, ब्राजीलियन हाईलैंड, दीज आर द ओल्डेस्ट लैंड मास इन द वर्ल्ड। कौन कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया का, कैनेडियन सिल्ट ऊपर वाला पार्ट में भी हम लोगों ने देखा था, और मैं दिखा दूँ ये वाला पार्ट। ओके, कैनेडियन सिल्ट, ओके, कैनेडियन सिल्ट। ओके, तो ये सब क्या है, ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। अफ्रीकन सिल्ट भी, ब्राजीलियन हाईलैंड भी। ओके, हेंस दिस लैंडमास आर जियोलॉजिकल स्टेबल, तो जितना विल बी ओल्डेस्ट विल बी द लैंडमास, उतना विल बी स्टेबल। ओके, एंड रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट, ठीक है, जितना पुराना होगा लैंड मास उतना ज़्यादा मिनरल्स होगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा है धरवार रॉक्स है ना। अब चलो एक बार क्विकली इंडिया में देख लेते हैं कि प्लेटू का किस तरह से डिवीजन हुआ। देखो ये अपना प्यारा भारत हो गया, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल हाईलैंड इज अ पार्ट ऑफ प्लेटू। ओके, यहाँ पे महाराष्ट्र प्लेटू है ना, पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू है ना। यहाँ पे कर्नाटका प्लेटू, इसमें भी थोड़ा बहुत डेक्कन प्लेटू है। ब्लैक सॉइल फेमस फॉर कॉटन कल्टिवेशन, कैश क्रॉप्स, काजू, है ना। इसके बाद रायलसीमा हिल्स, उसके बाद तेलंगाना, है ना, तेलंगाना प्लेटू, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू, आपको पता ही है ना। फिर राजमहल हिल्स, लेकिन राजमहल हिल्स का पीरियड दूसरा है, आगे हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पे मेघालय प्लेटू, ओके, और यहाँ पे मालवा प्लेटू वही से और इधर पे जो डिजर्ट है वो, ठीक। आगे चलो, इसको देख लिया हम लोगों ने क्विकली, आगे बढ़ते हैं, है ना, रिवीजन हो रहा ना, अच्छे से हो रहा होगा, आई। ओके, तो देखो यहाँ पे अपना, देखो ये अलास्का वाला पार्ट है यूएसए का, जिसको खरीद लिया था किससे, रसिया से। ये कनाडा है, ये यूएसए, तो पता ही है, क्या ही बताना। यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे रिवर अमेजोन इज फ्लोइंग। ओके, बियरिंग स्ट्रेट, अगेन मैंने बता दिया। यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ क्या, कैलिफोर्निया, और ये बताओ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और यहाँ पे जो है वो क्यूबा की कंट्री, तो बताओ कि ये जो इसको जो है मैक्सिको से और क्यूबा के बीच में कौन सा चैनल है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में कौन सा चैनल है, तो यूकैटन चैनल। ओके, देखो यहाँ पे रिवर पराना इज देयर, रियो द प्लेटा भी बोलते हैं इसको, है ना, साउथ अमेरिका में, है ना, कहाँ पे, उरुग्वे के पास से निकलती है, अर्जेंटीना और उरुग्वे के पास से, है ना। देखो यहाँ पे इसको जो क्यूबा के राइट साइड वाला पार्ट है, जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, जो आप देखोगे छोटा छोटा आइलैंड बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर एंटिल्स और लेसर एंटिल्स, ठीक है। और लेसर एंटिल्स पे देयर इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज की कंट्री, जिसकी फेमस क्रिकेट टीम है, ठीक है। इसको ये आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून से बना हुआ है। ओके, और देखो ये अपना यूरोप का पार्ट, इसमें क्या है, और रिवर देखो राइन है ना, राइन जो है वो अपर पार्ट की ओर फ्लो कर रही है, और ड्रेन कहाँ पे कर रही है, नॉर्थ सी में कर रही है। ओके, राइन, रोन जो है, रोन जाती है ब्लैक सी की तरफ। ओके, सॉरी, हाँ, रोन जो है वो मेडिटेरी की तरफ जाती है, सॉरी। ओके, और ये अपना ब्लैक सी हो गया। ब्लैक सी का मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ब्लैक सी के अराउंड जो कंट्री है उसको आप कैसे याद रखोगे, तो ब्रू आरजीटी करके याद रखोगे। ब्रू आरजीटी कैसे होगा, तो पहले विल बी द बुल्गारिया, ध्यान से सुनोगे आप, उसके बाद रोमानिया, उसके बाद यूक्रेन, BRU, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया,
उसके बाद जॉर्जिया, उसके बाद टर्की। ठीक, अगर कुछ मैं लिख नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, तो आप सुन के भी रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ब्रू अर्जेंटीना, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है, रशिया, जॉर्जिया, टर्की। आपने पहले पढ़ा भी होगा। ओके, ये हमने देख लिया, इसके अराउंड कंट्री देख लिया। देखो मैपिंग भी हो रहा है हमारा। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या है, कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी में हमने बताया था कि आप कंट्री को क्लॉकवाइज अगर याद करोगे तो वहाँ पे आ जाता है। ऐसे तो आप तारीख एक ट्रिक है, उसको भी याद रख सकते हो, ठीक है, लेकिन कटियार याद रखोगे। कटियार है ना बिहार में एक जगह, तो के से कजाकिस्तान। ओके, के से कजाकिस्तान। ओके, उसके बाद ए से क्या हो जाएगा सॉरी यार, के से कजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान। ओके, उसके बाद आई से ईरान, आई से ईरान, और कटी आर, ए से अजरबैजान और आर से रसिया। ओके, आर से रसिया हो जाएगा आपका, ठीक है, कटी आर। ठीक है, एटलस अगर आप खोल के रखोगे अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइबेरिया वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और रसिया का दोनों पार्ट जो है, एक पार्ट जो है यूरोप में पड़ता है, और मतलब आधा से ज़्यादा पार्ट जो है सेंट्रल एशिया में पड़ता है। सेंट्रल एशिया एशिया में पड़ता है। और ये दोनों के बीच का जो डिवीज़न का लाइन है वो यूराल्स माउंटेन है। अभी हम लोगों ने देखा यूराल माउंटेन कौन सा है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि क्या है, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है ना, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया हो गया है ना। तो आप लोग बताओगे कि जो साउथ ईस्ट एशिया में लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। ओके, तो ये कमेंट में बताओगे जो भी लेक्चर देख रहे हो। ओके, यहाँ पे स्टेट ऑफ मलाका, यहाँ पे मैंने बताया था कि स्तमस ऑफ क्रा बनाया जा रहा है, जिसको काट के चाइना कैनाल बनाना चाहता है, तो इज द लॉर्ड ऑफ द स्टेट ऑफ मलाक्का। ओके, और यहाँ पे देखो पर्शियन गल्फ है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ बब मंडाप है ना, और यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा कंट्री है, देखो रिवाइज करवा रहे हैं तो रिवाइज कर लो, अच्छे से सुनो। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। ओके, कौन कौन, इथोपिया इरिट्रिया, डबल ही हो गया, ठीक है, इथोपिया इरिट्रिया, इथोपिया इरिट्रिया, ठीक है, सोमालिया, जिबूती है ना, जिबूती हो गया। ओके, राइट, यही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक, बबले मंडाप से यहाँ से एंटर करेंगे हम लोग, और यहाँ से जो स्वेज कैनाल है उसके थ्रू मेडिटेरियन सी में, उसके बाद गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर इज देयर। ओके, उसके बाद यहाँ से इंग्लिश चैनल से पास करेंगे। ओके, इंग्लिश चैनल से स्टेट ऑफ डोवर की तरफ होते हुए, और यहाँ से फिर कहाँ पे आ जाएंगे, वाइट, बैरेंट, कारा, लैपटेप, सेवेरियन सी, चुकची सी, बियरिंग सी, बियरिंग स्टेट के थ्रू, सी ऑफ ओकोस्टोक, सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी। ओके, साउथ चाइना सी, फिर से मलक्का, या तो अस्थमस फुकरा को काट के पार करेंगे, या तो मलक्का से पार करेंगे, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल इधर हो गया, अरबियन सी, या तो आप इधर से जाओ हॉर्मुज के थ्रू, पर्शियन गल्फ के थ्रू, और या तो इधर से जाओ रेड सी के थ्रू। हो गया ना, यही है रिवीजन, इसी को रिवीजन बोलते हैं। अब हम लाइन बाय लाइन तो सब कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे ना यार, मतलब इतना, फिर भी बहुत कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे देर इज एक चीज़ छूट रहा था, देर इज सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट इज बिटवीन, तो सुमात्रा और जावा, दिस इज सुमात्रा और दिस इज जावा। ओके, इसके बीच में सुंडा स्टेट है। यहाँ पे सुंडा की ट्रेंच। ओके, सुंडा ट्रेंच, ट्रेंच में समझते हो ना, गर्त मतलब गड्ढा। तो समुद्र ओशियनिक प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण, सॉरी फॉर इंटरप्शन, चलो तो देख रहे थे हम लोग। अब चलो फटाफट मारते हैं। गिब्राल्टर हमने देख ही लिया। तो टर्की एंड रशिया आर बोथ इन एशिया एज वेल एज इन यूरोपियन नेशन। ओके, तो आपको पता भी होगा कि टर्की को क्या बोलते हैं, यूरोप का एक बीमार मरीज बोलते हैं। ओके, अंकारा जो है एशिया में है, ठीक है, अंकारा इज इन एशिया। ओके, और जो इस्तांबुल है वो कहाँ पे है, इस्तांबुल इज इन यूरोप, आप याद रखोगे। टर्की इज द सिगमेंट ऑफ यूरोप, ब्लैक सी सेपरेट्स एशियन टर्की एंड यूरोपियन टर्की। ठीक है, कौन सेपरेट करता है, ब्लैक सी करता है। ओके, स्ट्रेट किसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बता चुका है, स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी है। क्या है, नैरो वाटर बॉडी है, जो दो लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट्स, जल मरुत। ओके,
तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन द वर्ल्ड उसको देखते हैं। बेरिंग स्टेट मैंने कितना बार बोल दिया, क्या क्या करता है, सेपरेट्स करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, रसिया फ्रॉम एशिया। ओके, डेविस स्टेट नॉर्थ अमेरिका। अच्छा शायद मैंने इंग्लिश चैनल में डेविस स्टेट बोला था ना, वहाँ पर डेविस स्टेट नहीं, वो इंग्लिश चैनल है और स्टेट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। ओके, मैं बता दूंगा आता है तो। नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में क्या है, डेविस स्टेट। ओके, गिब्राल्टर सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। ठीक है, देख लिए कहाँ पे गिब्राल्टर किसके किसके बीच में है, मोरक्को और स्पेन के बीच में है ना, तभी तो मेडिटेरियन में एंटर करेंगे। स्टेट ऑफ बॉस्फोरस इज देयर, इसमें क्या है, सेपरेट्स यूरोप टर्की फ्रॉम एशियन टर्की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियल गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखा तो हमने अभी। ओब्लेमेंटा रेड सी और किसको सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ एडन को। ठीक है, एडन जो अरबियन सी साइड में है। ओके, स्टेट ऑफ मलक्का सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ पे देर इज लोम्बोक आइलैंड। सुंडा स्टेट जो सुमात्रा और जावा को सेपरेट करता है, अभी हम लोगों ने देखा। ओके, चलो, माउंट एल्ब्रूज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप इन द इन कॉकेसियस माउंटेन। तो माउंट एल्ब्रूज कहाँ पे है, कॉकेसियस माउंटेन पे है और ये हाईएस्ट पीक है। ओके, अराल सी इज रैंक्ड 75% ड्यू टू द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। और ये किसके किसके बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अराल सी इज बिटवीन काज एंड उज। ओके, आगे बढ़े। इस्तमस किसको बोलते हैं, तो वो दो लार्ज लैंडमास को जो कनेक्ट करता है उसको इस्थमस बोलते हैं, पतला सा नैरो सा लैंडमास। ओके, और दो सेपरेट करता है दो वाटर बॉडी को, जैसे इस्थमस ऑफ करा देखा था, पनामा कैनाल वाला में हम लोगों ने देखा था, है ना। चलो, अल्टरनेटिव टू द पनामा कैनाल इज थ्रू कटिंग द लेक निकारागुआ। ठीक है, तो हमने इसको ज्योग्राफी वाले में पढ़ा था। ठीक है, मैक्सिको के बाद ब्लेज, ब्लेज के बाद गुआट, बीजीएच करके पढ़ा था। ठीक है, तो बीजीएच मैक्सिको, इधर था मैक्सिको, उसके बाद ब्लेज, उसके बाद गुआट, उसके बाद होंडारुस, होंडारुस के बाद क्या देखा था हमने, तो लेक निकारागुआ, है ना, फेंसिपी, है ना, लेक निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, निकारागुआ कोस्टारिका पनामा, और उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया इज देयर। ओके, तो क्या है ना, ये पनामा पे बहुत लोड आ गया है, तो उसी के लिए इसको काट के, किसको काट के, तो लेक निकारागुआ को। कटिंग थ्रू क्रा, और हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर हटाना है किसका, स्टेट ऑफ मलक्का को। क्रा कौन से वाले में, जो आपका थाईलैंड वाला जो पार्ट था, थाईलैंड और म्यांमार वाला पार्ट था, जो गल्फ ऑफ थाईलैंड जिसको गल्फ ऑफ सियाम भी बोलते हैं, और अंडमान सी को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये देख लिया हमने, और सेपरेट करता है दो वाटर बॉडी को, इस्तांबुल ऑफ करा हो गया। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा सेपरेट यूएसए फ्रॉम क्यूबा सोशलिस्ट, क्यूबा एक सोशलिस्ट कंट्री। ओके, क्यूबा इज सोशलिस्ट कंट्री। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ल्ड का। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग इसको क्या बोलते हैं, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्लिवलैंड, क्लिवलैंड इज नोन एज सीमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए में है। डेट्रोइटाइट, जो डेट्रोइट है, क्या बोलते रहे यार, डेट्रोइट, ये ऑटोमोबाइल कैपिटल। ओके, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन आपको पता ही है, ये इसमें भी इंडस्ट्री मतलब हब है पूरा। एक्रोन है, ये रबर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसको। तो नॉर्थ अटलांटिक जो है ना, बहुत इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट है वर्ल्ड का। ठीक, रोटरडम इसको क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ यूरोप, ये नीदरलैंड में है ना, नीदरलैंड का होलैंड वाला पार्ट में, है ना, क्या है, रोटरडैम है ना, और इसको गेटवे ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। राइन, रिफ्ट वैली रिवर है ना, किसके किसके बीच में, तो ब्लैक फॉरेस्ट और, बताओगे जल्दी बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्कस माउंटेन के बीच में रिफ्ट वैली रिवर है। ओके, रिवर राइन, और बहुत ही नेविगेबल रिवर है, इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की भी। जर्मनी, एसन है ना, एसन इज फेमस फॉर लोकोमोटिव शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ओके, फर्स्ट टर्बो इंजन यहीं पे बनाया गया। जो कोलन है, परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए फेमस है, पता ही होगा आपको। बॉन, कटलरी इंडस्ट्री के लिए। फ्रैंकफर्ट, कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये सब जर्मनी की सिटी है। ओके, स्टुटगार्ड, बताओ कौन झंडा फहराया था स्टुटगार्ड में, हेडक्वार्टर BMW, वॉल्क्सवैगन, ऑडी सबका यहीं पे है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश्ड है यहाँ पे। रिवर राइन और रोन को देखते हैं, इज इकोनॉमिकली
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब देखो अब अर्थ का कुछ पार्ट देखते हैं। ये कोर हो गया, ये मेंटल बीच वाला पार्ट आपको पता ही है ना। तो ये नीफे कोर जो होता है क्या, निकेल और आयरन, है ना। कोर जो है निकेल और आयरन से बना हुआ है, और मेंटल जो है वो क्या है, सीमा है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, है ना, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो सियाल है सिलिका एंड एल्युमिनियम है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है अर्थ में प्रेजेंस, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन। देखो दो दो जगह सिलिकॉन आ रहा है तो वही होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग, इसको भी देखेंगे अच्छे से। देखो ग्लोबल वार्मिंग, एंथ्रोपोसीन एरा, एंथ्रोमिन्स अभी हम लोग का जो ह्यूमन बीइंग है उसके कारण जो हो रहा है, एंथ्रोपोसीन के कारण 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुका है। अभी तो रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0.04% पहुंच चुका है शायद, वो भी देखेंगे हम लोग। क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 1811 एनसीईआरटी का आप लोग देखोगे, वहाँ पे दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता है तो हम अभी आपको याद करवाने वाले हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू ईयॉन्स। ठीक है, ईयॉन क्या होता है, तो ये लार्जेस्ट पीरियड है हिस्ट्री ऑफ द अर्थ का। ओके, और ईयॉन्स को किस में बांटते हैं, एरा में बांटते हैं। ठीक है, एरा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। ओके, ई पी। ठीक, द पीरियड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन इनटू इपॉक। ओके, देखो इकोनॉमी के लिए ईयॉन्स नॉट नहीं इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज़ तो पहले हट गया। ओके, तो बच गया क्या हम लोग के पास, एरा। एरा के बाद क्या देखेंगे, पीरियड। उसके बाद क्या देखेंगे, इपॉक। ई पी ई मतलब एरा, पीरियड, इपॉक। ओके, एरा, पीरियड, इपॉक, सब याद हो जाएगा। वेट, देखो एरा को हम लोग मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज पैलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक और सेनोजोइक। सेनोजोइक विल बी रिसेंट और ये ओल्डेस्ट। ओके, आगे बढ़े। और उसके पहले प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा याद आ रहा है कुछ, ऑरिजिन ऑफ व्हाट, अरावली। ठीक है, अरावली कौन कौन से स्टेट से पास करती है, ये आप लोग हमको कमेंट में बताओ। प्री कैम्ब्रियन एरा पास क्या करती है, कहाँ पे कौन कौन सा लाई करती है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा, ओरिजिन ऑफ द अर्थ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट छोटा मोटा अगर इजी क्वेश्चन अगर बीपीएससी को पूछना होगा तो यही पूछे, मतलब ऐसा पूछती है। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ये पूछ भी चुकी है, PYQs है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। When the earth was formed, it was rich in hydrogen। देखो हाइड्रोजन था, हीलियम था, कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट था। अगर आपको स्टेटमेंट में बना दिया जा सकता है कि देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द ओरिजिनेशन ऑफ द अर्थ, नो दिस इज करेक्टली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ऑक्सीजन एब्सेंट था। ठीक है, तो ऐसे पूछ देगा कि ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, तो आप एक्सट्रीम वर्ड देख के डर मत जाना। हाँ एब्सेंट था, तो था, फैक्ट है। प्री कैम्ब्रियन एरा, ये इसमें क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ ओशियन हुआ, है ना। अरावली विच आर ओल्डेस्ट फॉल माउंटेन इन द वर्ल्ड बिलोंग टू प्री कैम्ब्रियन एरा। अब इतना बार देख लेंगे ना कि याद हो जाएगा हम लोग। ऑरिजिन ऑफ द लाइफ इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ एन एरोबिक। एरोबिक मीन्स क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो। क्या, ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ठीक, आगे चले तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, एन एरोबिक रेस्पिरेशन से और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से। कब, अराउंड 25 मिलियन ईयर अगो, ब्लू ग्रीन एल्गी। अरे ब्लू ग्रीन एल्गी याद आ रहा कुछ, नॉस्टॉक एनाबेना फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं इसको, बीजी एल्गी। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो 2500 साल पहले जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका ओरिजिनेशन हुआ था। अब देखो फटाफट हम लोग देख लेते हैं पैलियोजोइक एरा को कितने एरा में डिवाइड किया गया है। देखो तो सबसे पहले जो हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन, तो हम लोग देख लिया, वो पैलियोजोइक के पहले आ रहा है प्री कैम्ब्रियन। ओके, जब क्या बना, एप्लेचियन बना, यूराल्स बना, और क्या बना, तो अरावलीज बना। उसको हम लोग
अरावली ओरोजन ही बोल देता हूँ क्या, ऐसे अल्पाइन ओरिजिन ही है। यूरोप वाले सब अपने ही नाम पे रखते हैं, सब जोग्राफर वही का हुआ तो, है ना। कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। ओरोडोविशियन, फर्स्ट फिश, पहला फिश यहीं पे आया क्या, ओरोडोविशियन, ठीक है। उसके बाद डेवोनियन एज ऑफ फिशेस में बहुत फिश था, और मत्स्य अवतार भगवान का यहीं कार्बोनिफेरस पीरियड, एज ऑफ कोल, कोल का एज था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोल ऑफ द वर्ल्ड आर in the origin of the most of the coal of the world is during the period of कार्बोनिफेरस, ओके। तो वर्ल्ड का मोस्ट जितना भी कोल है वो मोस्टली कार्बोनोफेरस से है, एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया वाला गोंडवाना पीरियड, है ना। इसीलिए एंथ्रासाइट नहीं मिलता है हम लोग के पास, ये इंडिया वाला है गोंडवाना पीरियड, ओके। ठीक, आगे बढ़े। कार्बोनिफेरस देख लिया, और उसके बाद लेटेस्ट ऑफ द पैलियोजोइक इज द पर्मियन पीरियड, ओके। इन कैम्ब्रियन एरा देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ द लाइफ ऑन द कॉन्टिनेंट। कैम्ब्रियन एरा में कोई लाइफ नहीं था भाई, सबसे पहले मछली कब आई, ऑर्डोविशियन में, ओके। तो बट दिस वाज द एरा ऑफ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, ओके। मरीन इन्वर्टिब्रेट्स था, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। इन द कार्बोनिफेरस लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन वेंट बिलो द वाटर, पानी के अंदर चला गया, और लिविंग सेडिमेंट्स वेयर टॉप टू गिव राइज ऑफ कोल। देखो, जो लिविंग सेडिमेंट्स जो पानी के अंदर चला गया पेट्रोलियम बन गया, और जो ज़मीन के अंदर धंस गया वो कोल बन गया। मोस्ट ऑफ द कोल बता दिया कार्बोनिफेरस पीरियड से बिलोंग करता है, इंडियन गोंडवाना पीरियड से, है ना, रिलेटिवली यंगर है ना, और सल्फर की मात्रा इसमें ज़्यादा है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गोंडवाना कोल को देखते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ, इन द वैली ऑफ गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, छोटा नागपुर प्लेटू तो है ही, आपको पता ही है, महानदी, सुवर्णरेखा और दामोदर, गोदावरी, महानदी, सुवर्णरेखा और दामोदर। गोदावरी और इट्स ट्रिब्यूटरी, क्या क्या है ट्रिब्यूटरी, देखो एक ट्रिब्यूटरी है वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, WPW या WWP कर लो, WW डॉट के जगह WWP कर लो, तो वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है। ये बनती है मिलके प्राणहिता, और प्राणहिता ज्वाइन करती है किसको, गोदावरी को, ओके। तो यही दिया हुआ है। देखो इंडियन ज्योग्राफी भी रिवाइज हो रहा है, ऐसे उसका भी लेक्चर आएगा। देखो एंथ्रासाइट जो है ना, एक तरह का कुकिंग कोल है, और जो इसका स्टील मेकिंग में मेन यूज़ होता है, ठीक है, ठीक। और बिटुमिनस मेनली इन इंडिया, 98% ऑफ द कोल ऑफ द इंडिया इज बिटुमिनस कोल, ओके। लिग्नाइट मिलता है तमिलनाडु में, और सबसे खराब वाला पीट, ठीक। अच्छा ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। अच्छा पैलियोजोइक जो एरा है वो 540 मिलियन ईयर अगो है, सोच रहे हो विनोद, 540 मिलियन ईयर अगो यार। अच्छा देखो इंडिया एक एक्सेप्शन है कि इंडिया में एंथ्रासाइट मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो जम्मू कश्मीर के कालाकोट में मिलता है, ओके। और ये तो छोटा नागपुर वाला प्लेटू छत्तीसगढ़, ये तो पता ही है कि वहाँ पे कोल है ही है। कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ कोल इंडियन कोस्ट, तो सब हम लोगों ने देख लिया होगा। कार्बोनिफेरस पीरियड 359 टू 300 मिलियन से, 350 से 300 मिलियन ईयर वो कार्बोनिफेरस पीरियड होगा। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल एंड सेकेंड इम्पोर्टर ऑफ द कोल, प्रोड्यूसर भी पाँचवा है, और सेकेंड है, प्रोड्यूसर भी सेकेंड है, और इम्पोर्टर भी सेकेंड है। पाँचवा लार्जेस्ट है डिपॉजिट में, ओके। इंडियन गोल्ड बिलोंग्स टू गोंडवाना पीरियड, देख लिया हमने। अच्छा देखो अब हम लोग मेसोजोइक एरा में एंटर करेंगे, ओके। अब परमियन पीरियड लास्ट 250 मिलियन ईयर अगो यहाँ पे खत्म हो जाता है पैलियोजोइक, ओके। यहाँ से हम लोग का मेसोजोइक शुरू होता है, मेसो मीन्स मिडिल वाला, ठीक है, पैलियो मीन्स सबसे पुराना, सियानो मीन्स सबसे नया, ओके। तो देखो यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ट्राइजोइक सबसे ओल्ड है, ओके। उसके बाद जुरासिक हो जाएगा। एज ऑफ डायनासोर 145 मिलियन ईयर अगो, 150 मिलियन ईयर अगो डायनासोर्स रहता था इंडिया में, ठीक है। तो ये एज ऑफ डायनासोर्स बोला जाता है। ये क्रिटिशियस पीरियड है, ये न्यू है मेसोजोइक पीरियड का, मेसोजोइक इपॉक, इपॉक के बाद क्या देखा था हम लोग, पीरियड्स, हाँ मेसोजोइक पीरियड का ये, और ये क्या हो जाएगा, क्रिटिशियस क्या है, क्रिटिशियस इपॉक पीरियड एरा,
ठीक, तो ये रहा है क्रिटेशियस एरा का। तो क्या है इसमें, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर हुआ, क्यों हुआ भाई? तो लार्ज स्केल वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण, और कूलिंग ऑफ अर्थ भी हुआ, मेटियोर इम्पैक्ट भी हुआ, इसी के कारण डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गया। During the Cretaceous period, due to large-scale volcanic activities, there was a formation of volcanic plateaus over the Earth. देखो, तो क्रिटेशियस पीरियड में आपसे पूछ दिया जाएगा कि डेक्कन लावा प्लेटो कब बना, तो क्रिटेशियस पीरियड में बना। साइबेरियन प्लेटो रसिया का, वो भी उसी टाइम बना। कोलंबिया स्नेक प्लेटो यूएसए में, है ना, ये भी कब बना, तो क्रिटेशियस पीरियड में ही बना। ठीक है। मेटियोर्स लेक कौन सा इंडिया में? लोनार लेक महाराष्ट्र का। देखो सेनोजोइक एरा को एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पे है क्वाटरनरी, ठीक है, ये ओल्डेस्ट, ये ऐसे रखोगे आप लोग, ये है ओल्डेस्ट, सॉरी ये है ओल्डेस्ट, है ना, ये है यंगेस्ट, नीचे वाला ओल्ड और ऊपर वाला। तो टर्शियरी 66 मिलियन ईयर अगो, तो इसमें क्या हुआ, अल्पाइन ओरिजिनरी फॉर्मेशन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन हुआ, हिमालय जैसा माउंटेन का निर्माण हुआ, है ना। तो क्वाटरनरी मॉडर्न मैन यहीं पे इवॉल्व होता है कि होमोसेपियंस जिसको बोलते हैं, होमोसेपियन सेपियन, ओके, होमोसेपियन सेपियन। अब देखो इसको ना क्वाटरनरी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है, दैट इज द होलोसीन, आप लोग नहीं है तो कहीं लिख लोगे, और दिस इज द प्लेस्टोसीन आइस एज, प्लेस्टोसीन आइस एज, ठीक है, जहाँ पे मेल्टिंग ऑफ द आइस होने लगा, आइस कैप एंड ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, वही है प्लेस्टोसिन्स आइस एज, ठीक है। देखो मतलब प्लेस्टोसिन्स आइस एज अभी भी चल रहा है, ओके, लेटेस्ट एज है, अभी भी चल रहा है, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना, देखो अभी भी हिमालयस के ऊपर आइस कैपिंग है ना, आप देख रहे होगे कि अफ्रीका में भी बहुत सारा पीक वहाँ पे आइस कैपिंग है ना, तो है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आइस है वो पिघलते पिघलते जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो अभी भी हम लोग प्लेस्टोसिन आइस एज में ही बिलोंग कर रहे हैं, ओके। और देखो एक एंथ्रोपोसिन एरा है, एंथ्रोपोसिन पता ही है आपको, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के कारण जो भी चीज़ हो रहा है, ओके। तो चलो आगे देखते हैं। एंथ्रोपोसिन इट इज़ द लास्ट 2000 ईयर्स, ओके, 2000 ईयर जो लास्ट वाला है अभी का, उसी को बोलते हैं व्हेन मॉडर्न ह्यूमन have dominated and hence have caused the modification of atmosphere, मैंने बताया modification कर दिया, और climate by the deforestation, agriculture activity, changing the land use, fossil fuels जला के, and modification of microclimate। इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम लोग एक देखते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या है। देखो किरुआना जो है वो स्वीडन में है, ठीक है, यहाँ पे कोल मिलता है, ठीक है, किरुआना स्वीडन में है, ठीक है। आप सोचो कि वहाँ इतना आइस कैप ग्लेशियर्स है, तो वहाँ पे कोल क्यों मिलता है, तो इसी के लिए हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानना जरूरी होता है, ठीक है, कि कैसे कैसे बना, कैसे पेंजिया, कैसे पेंथालसा, कैसे सुपर ओशियंस, देखते हैं क्विकली इसको भी क्या ही देखो देखते हैं। देखो ये निकेल और आयरन है, और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका कोर हो जाएगा, ओके। कोर में क्या मिलता है, निकेल और आयरन, और जो मेंटल है उसमें क्या मिलता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम। तो ये हो गया आपका। और सबसे ऊपर वाला जो अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट में क्या मिलता है, सियाल, ठीक है, अर्थ क्रस्ट या कोई भी क्रस्ट, तो सिलिका एंड एल्युमिनियम इज देयर, ओके, सियाल में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ना वो लाइटर है, उसकी जो डेंसिटी है वो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ओके। और जो नीचे वाला जो एरिया है आपका जो ओशियनिक क्रस्ट है वो क्या है, वो डेंसर है, 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और देखो ऊपर जो हम लोग का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, एंड जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बसाल्ट से बना हुआ है, ओके। और देखो जो कोर है ना वो सबसे ज़्यादा डेंस है क्योंकि उसमें निकेल एंड आयरन का प्रेजेंस है, ओके। और निकेल और आयरन के प्रेजेंस के कारण ही अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ओके, यही इसमें दिया हुआ है।
दिया हुआ क्या यही है ही। ओके। तो हम लोग देखो बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक आ गया है और आप लोग एकदम कान को खोल लोगे। ओके, अगर अभी तक के बंद करके रखे होगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बताता है कि कैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुई, कैसे कॉन्टिनेंट टूट के और अलग अलग भागों में मूव करना शुरू करती है। ये किसने दिया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। कब दिया? 1912 में दिया। ठीक है। It talks about क्या? Rifting and drifting of the continent, which has given rise to present day arrangement of the continent as well as changes in the climatic region of the world. देखो वेगनर ना बहुत दिन से इसको कोशिश कर रहा था और पजल जोड़ने का, मतलब सब कॉन्टिनेंट को लेके और कंबाइन करना चाह रहा था। बहुत करने के बाद उससे नहीं हुआ, लेकिन जब उसका बेटा जो था एक दिन खेलते खेलते उस पजल को जोड़ दिया। ठीक है। फिर उसने जब उसका बेटा खेलते खेलते कार्ड्स सबको पजल जोड़ दिया, तो उसी से हम लोग क्या पता चला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और टुडेज प्रेजेंट डे अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट का पता चल पाया सबसे फर्स्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? कार्बोनीफेरस पीरियड में यहाँ पे कट गया, नहीं तो यहीं पे समझ लेते हम लोग। देखो पैंजिया वाज द सुपर लैंड मास और पैंथालासा वाज द सुपर ओशियन। ओके, तो ये टूटता है पहले। ठीक है, किसमें? तो पैंजिया दो भाग में टूटता है। वन इज लॉरेशिया या यूरेशिया और अनदर वाज द गोंडवाना लैंड। आगे हम लोग देखते हैं, है ना। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रट लो एकदम। कौन दिया है? वेगनर दिया है। बेसिक एजम्पशन ऑफ द थ्योरी क्या है? इस एजम्पशन में क्या बताता है? जो सियाल है ना वो फ्लोटिंग हो रहा है सीमा पे। ठीक है, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और सियाल सिलिका और एल्युमिनियम। मतलब कि इसका मतलब यही कि जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो अर्थ जो सॉरी जो मेंटल जो है, सॉरी जो क्रस्ट है वो मेंटल पे फ्लोट कर रहा है। सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। ओके, तो आगे देखते हैं। फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग आर्क, दैट इज टाइडल फोर्स। देखो टाइडल फोर्स मतलब ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून के कारण, और इसके कारण क्या हो रहा है? वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट हो रहा है। ठीक है, जो भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। जस्ट फॉलो दिस लाइन्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इसके कारण फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा है, फ्लोटेशन फोर्स जिसको बोलते हैं, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। तो फोर्स ऑफ बायंसी के कारण जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट हो रहा है। अगर आपसे ये स्टेटमेंट दो बना दिया जाए और पूछ दिया जाए कि ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून के कारण नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है और फोर्स ऑफ बायंसी के कारण वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो गलत। ठीक, क्या ग्रेविटेशन के कारण कहाँ हो रहा है? वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और अब ऐसे ही सोचो ना, मान लो कि ये अर्थ और ये मून या सन चक्कर काट रही है, अर्थ गोल 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 गोल, तो इस ईस्ट और वेस्ट ऐसे ही आएगा ना साइड में। नॉर्थ तो एक ही बार पाएगा, ऐसा ही मेजर लिया आएगा, तो वही हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। थ्योरी क्या है देख लेते हैं। बिफोर द कार्बोनिफेरस पीरियड देयर वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैंजिया, ध्यान से सुनोगे, विच वाज सराउंडेड बाय द सुपर ओशियन नोन एज पैंथालासा। ओके, कार्बोनिफेरस पीरियड में टूट जाता है पैंजिया दो भाग में। एक को बोलते हैं लॉरेशिया और अंगारा लैंड, दूसरा को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। ठीक है, आफ्टर द कार्बोनिफेरस पीरियड ब्रोकन पार्ट्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग आइदर नॉर्थवर्ड या तो साउथवर्ड। ठीक है, और दिस फेज इज नोन एज ओपनिंग ऑफ तेथिस सी। बताओगे तेथिस सी अभी प्रेजेंट डे में कौन सा है? ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, मेडिटेरियन सी आगे देखने के लिए मिलेगा अभी। तो the Laurasia land further broke in the North America and Eurasia, while the Gondwana land broke in the Southern America, Africa, Madagascar, Peninsular India और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। गोंडवाना लैंड इतना सारा पार्ट में टूटा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका जो है ये लॉरेशिया लैंड है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाले पार्ट में टूटा। ओके, the drifting of both the America westward resulted into opening of S-shaped Atlantic Ocean. Okay, the northern drifting of the India and Africa reduced the size of the Tethys Sea.
जो इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव आ रहा है ना, मूव कर रहा है ना, और अफ्रीका भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अरे अभी रिसेंट जो टर्की में अर्थक्वेक आया था, क्यों आया था? स्ट्रिप स्ट्राइक अर्थक्वेक ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, जो मूवमेंट ठीक है ऊपर की ओर कर रहा था, और टर्की वाला ईस्टवर्ड कर रहा था कि वेस्टवर्ड कर रहा था पार्ट, इसीलिए स्ट्रिप स्ट्राइक उसको फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो तेथीस सी मेडिटेरियन सी जिसको बोलते हैं, और ऑल्सो ओपन ए इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का ओपन होने का यही रीजन है। अकॉर्डिंग टू वेगनर, व्हाइल ड्रिफ्टिंग द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्यू टू फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस वेयर फोल्डेड एंड फॉर्म्ड। ओके, ध्यान से सुनो, फोल्डेड एंड फॉर्म्ड किस एजेज ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, एज मतलब किनारा कॉन्टिनेंट का, और रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन के कारण फोल्ड हो गया, और उसके कारण क्या बना? रॉकेज बना, एंडेज बना। ओके, अकॉर्डिंग टू होम अकॉर्डिंग टू हिम, island arcs and festoon were फाउंड ड्यू टू डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट का मूवमेंट के कारण सम पार्ट्स वेयर लेफ्ट बिहाइंड द राइज टू आइलैंड्स आर्क, कुछ जो पार्ट्स है वो पीछे रह गया, और क्या राइज हो गया? आइलैंड आर्क राइज हो गया। द ओरिजिनल पैंथालाशा वाज रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ टूडेज क्या? प्रेजेंट पैसिफिक ओशियन। जो सुपर ओशियन था वही पैसिफिक ओशियन है। ओके, याद रखना आप। क्रिटिसिज्म, अब इसका क्रिटिसिज्म हुआ वेगनर का थ्योरी का। ही कैनॉट एक्सप्लेन द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट बिकॉज द टाइडल फोर्स कैनॉट बी सो स्ट्रॉन्ग, इतना तो है नहीं, इतना दूर है सन एंड मून यार। Therefore, this force cannot responsible for rifting or drifting of the continent. वेगनर मीन्स का पार्ट है, इसलिए जल्दी जल्दी भागेंगे। वेगनर could not explain the trigger mechanism for the breaking of Pangea and for the Carboniferous period. Okay, he could not explain the sequence of breaking and drifting of the continent. These were a lot of there were a lot of errors था, ठीक है, उसके फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, आइलैंड एंड फेस्टून को सही से नहीं बता पाया। एविडेंस क्या है इसका? देखो, जिक्सॉ फिट, वही बताए थे जो वेगनर का बेटा है ना, जोड़ दिया इसको, अब जिक्सॉ फिट हो गया वो, है ना। जिक्सॉ फिट बोल देगा किससे रिलेटेड है, तो वेगनर सीडीटी। ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, द रॉक्स ऑफ द सेम एज, जो देखो यहाँ का रॉक्स और यहाँ का रॉक्स दोनों सेम एज का था, फाउंड अक्रॉस द अटलांटिक, ठीक, द माउंटेन ऑफ एप्लेशियन, ठीक है, आयरलैंड एंड स्कैंडिनेवियन, जो स्कैंडिवियन कंट्री है वो सिमिलर था। ठीक है, कहाँ का? आयरलैंड का एप्लेशियन माउंटेन, कहाँ का? एप्लेशियन देखे थे हम लोग नॉर्थ अमेरिका में। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द कॉन्टिनेंट वे आर ज्वाइन टूगेदर, तभी हो सकता है ना। अब देखो जॉर्ड, जॉर्ड पता है ना, ये जो कोस्ट के किनारे जो इस तरह का लैंडमास होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ, वो जॉर्ड बोलते हैं। ओके, तो देखो ये दोनों को कंबाइन करोगे, इसको और इसको, तो दोनों फिट बैठ जा रहा। ठीक है, आ जाओ। देर आर ह्यूज गोल्ड डिपॉजिट्स इन वेस्ट अफ्रीका, है ना, वेस्ट अफ्रीका में गोल्ड डिपॉजिट है, स्पेशली घाना कोस्ट, है ना, आइवरी कोस्ट, घाना कोस्ट। बट द गोल्ड बियरिंग रॉक्स आर फाउंड अक्रॉस द अटलांटिक अराउंड साउथ अफ्रीका। अटलांटिक साउथ अमेरिका में भी वही, वहीं पे गोल्ड मिल रहा है, जब फिट करोगे तो वो उसी वाले पार्ट में, और वहाँ पे भी, कहाँ पे? जो अफ्रीका में भी वहीं पे मिल रहा है। ठीक है, चलो गाना कोस्ट पे। गोल्ड इज फाउंड एज ए इन प्लेसर डिपॉजिट, गोल्ड किस फॉर्म में फाउंड होता है? तो प्लेसर डिपॉजिट का फॉर्म। चौथा क्या है? बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। देखो ये यहाँ पे ना एक लेमिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेमिंग्स पाए जाते हैं, एनिमल्स हैं, तो जब भी उनका पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उनको अभी भी लगता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट जो है ज्वाइंट है। ठीक है, तो वो इस तरफ भागने का कोशिश करते हैं, किधर? वेस्टवर्ड, और वो चले जाते हैं फिर सी में कूद के। ठीक है, इस तरफ भागने की कोशिश करते हैं, वही है यहाँ पे। Animals in Africa, Europe, even today have the tendency to run westward. Okay, this is the best explained by the lemming of Scandinavia. ठीक है, lemming migrate westward whenever the population increase, but they fall into sea of the Norway coast. Distribution of fossils, ठीक है, fossils, many fossils of flora and fauna are found in Brazil, Africa, Peninsula, India, Australia। मतलब जो गोंडवाना पार्ट है उसमें सेम टाइप का, जैसे ब्राज़ील में है ना, पेनिनसुलर इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता।
एग्जाम्पल है इसका ग्लॉसोपेटेरिस फ्लोरा, ठीक है, ये तीनों कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ओके, एविडेंस ऑफ द ग्लेशिएशन इन ब्राज़ील, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा, वी फाइंड ग्लेशियल टिल। पेनिनसुलर इंडिया में भी ग्लेशियल टिल मिलता है हम लोग को। अब देखो आगे देखते हैं। अर्थर होम्स ये देता है क्या, सीसीटी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, है ना। और हैरी हेस क्या देता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। याद कर लो, रट लो। अर्थर होम्स कन्वेक्शनल सीसीटी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। हैरी हेस क्या देता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी कैसे स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्प्रेड हो रहा है, कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, ठीक है। अर्थर होम कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। हॉट एंड जो मैग्मा है वो जब भी प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर की ओर उठता है, जिसके कारण वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक, कंक्लूजन क्या मिला इसका, दो द वेगनर कुड नॉट एक्सप्लेन फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट बट हिज सेंट्रल आइडिया ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या किया, हेल्प किया डेवलपमेंट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने में उसका डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया उसका थ्योरी। ओके, राइट, शॉर्ट नोट ऑन सीडीटी मेंस का क्वेश्चन हो जाए। एग्जामिन द लिमिटेशन ऑफ द सीडीटी, एविडेंस ऑफ सीडीटी, क्रिटिकली एनालाइज द सीडीटी। ओके, क्यों मूव करता है कंटिनेंट, अर्थर होम्स, अभी देखिए याद करो, अर्थर होम्स कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, बीपीएससी पूछा हुआ है, वन लाइनर में आ सकता है। देखो होता क्या है, मैग्मा अंदर में, हॉट मैग्मा ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, पिघलते रहता है ना। अब जहाँ पे जो मान लो कि यहाँ पे दो कन्वर्जेंस जोन है, इस मीन्स कि यहाँ पे एक मान लो कि या तो कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट कन्वर्जन हो रहा है, या कॉन्टिनेंट या ओशियानिक कन्वर्जन हो रहा है। कॉन्टिनेंट और ओशियानिक हो जाएगा तो ओशियानिक डेंसर प्लेट होता है और ये कॉन्टिनेंट के अंदर चल जाएगा और यहाँ पे प्रेशर के कारण पिघल के क्या हो जाएगा, अच्छे से देखेंगे आगे हम लोग, बस समझने के लिए बोल रहे हैं। तो दो जगह पे इरप्ट होगा, ये एक तो कहाँ, एक तो कन्वर्जेंस वाले जोन पे, यहीं पे ट्रेंच मिलेगा जहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, और एक तो डाइवर्जेंस, ठीक है, जहाँ पे वीक जोन होगा वहाँ पे इरप्ट होगा मैग्मा। ओके, ये मिड ओशियानिक रेज वाला हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ट्रेंचेज वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हॉट convectional current are generated inside the earth due to the presence of molten material, very high temperature, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, the convectional current make converge or diverge giving rise to convergence and divergence of the land masses, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। तो देखो एक चीज़ एग्जांपल बता रहा था तुमको आपको, जब भी आप कोई चीज़ गर्म करते हो तो उसका टेंडेंसी क्या होता है, मान लो कि आप चाय बना रहे हो, यहाँ पे चाय खौलता है, तो सबसे पहले दूध गर्म करते हो, तो अगर फ्लेम बढ़ाओगे तो वो ऊपर की ओर आता है ना, ऊपर की ओर उठना शुरू होता है। उसी तरह सेम कंडीशन है, चाहे आप हाई प्रेशर वाले लो प्रेशर वाले कंडीशन में लोगे, गर्म होकर कोई चीज़ ऊपर उठता है ना, या फिर आप मैग्मा वाले सेंस में लोगे, ठीक है। तो यही है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर भी है। ओके, प्रेशर के कारण भी होता है। राइज this convectional current may converge or diverge giving rise to convergence or divergence of the old land masses. Okay, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है कि कंटिनेंट और लैंड मास और ओशियनिक क्रस्ट क्यों मूव करते हैं और क्यों ड्रिफ्ट करते हैं। ओके, तो यही है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है कि फोल्डर व्यू जो है वो क्या बताता है कि सियाल, सीमा और निफे से बना हुआ है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, दो सोर्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या, सिस्मिक वेव, भूकंप, अर्थक्वेक, उससे पता करते हैं। और ये रिसेंट व्यूज है। ओके, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, दिस लेयर्स आर नोन एज क्रस्ट, मेंटल एंड को। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन, अभी हम लोग देखा था 6371 किलोमीटर, तो 6000 किलोमीटर, एंड देयर फोर द स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिफिकल्ट। इतना अंदर जाना क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर जाने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स एंड ये बढ़ जाता, ठीक है। चलो, डायरेक्ट सोर्स क्या है कि आप गड्ढा खोद लो, लेकिन अभी तक के स्टडी ऑफ माइंस में 3.1 किलोमीटर तक के ही गड्ढा खोदा गया है, तो हाउ कैन यू कि आप इतना
अंदर खोद दोगे, ठीक है। और ये वो डीपेस्ट माइन शायद साउथ अफ्रीका में ही है। तो ठीक है, सिक्स कितना है, 3.1 किलोमीटर, बस याद रखोगे। देखो ये ऐसा क्यों नहीं, मैंने अभी बताया कि प्रेशर बढ़ते जाता है, 1 kg ऑफ प्रेशर ऑफ एयर ऑन ईच एंड एवरी सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन योर बॉडी। आप जब अभी नॉर्मल घर में बैठे हो, बाहर में हो, तो 1 kg ऑफ द प्रेशर लग रहा है एयर का आपके बॉडी पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द बॉडी पे, ओके। तो अंदर जाने के बाद कितना प्रेशर बढ़ेगा, ओके। जैसे जैसे आप पानी में अंदर जाते हो तो भी और भी प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है। ठीक, तो गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका का डीपेस्ट है, ये बता रहे थे हम, छोटा सा लिखा हुआ। दिस इंक्लूड्स द स्टडिंग डीप माइंस एज वेल एज deep ocean drilling project, but as pressure and temperature and density increases, we have been able to go only up to the depth of the 3 kilometer on the land and 12 kilometer on the ocean surface। 12 किलोमीटर ओशियन सरफेस पे जा पाए हैं और 3 किलोमीटर लैंड वाले पे। स्टडी ऑफ वोल्केनोस, स्टडी ऑफ वोल्केनोस को पढ़ते हैं। मैग्मा, लावा, मैग्मा अंदर में, बाहर आए तो लावा, अंदर में है तो मैग्मा, ओके। मैक्सिमम 400 किलोमीटर, ठीक है, कितना तक कर सकता है 400 किलोमीटर, और एवरेज 200 किलोमीटर। स्टडी ऑफ वोल्केनो क्या देता है कि कॉन्स्टेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के में क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, यही बताता है स्टडी ऑफ वोल्केनो हम लोग को, ओके। लेकिन वोल्केनो जो है वो कितना ही इनसाइड ऑफ द अर्थ से आप पता है, डेप्थ ऑफ द 200 किलोमीटर स्थेनोस्फीयर से, ओके। दस वोल्केनिक इरप्शन गिव्स अप द आइडिया ऑफ स्टडी अबाउट 200 किलोमीटर। फिर कैसे अंदर का पता चलेगा ये, है ना, 200 किलोमीटर ही बता पाएगा ये। अब इनडायरेक्ट सोर्स में आपको पता है कि मीटियोर्स, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड्स कहाँ पे मिलता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, रिवीजन हो रहा है ना। मीटियोर्स कहीं भी उसको विशिंग स्टार बोलते हैं, कि जैसे टूटता हुआ तारा देखोगे और बोलते हैं कि इससे मांग लो कुछ, ओके, तो मिल जाएगा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। मीटियोर्स कहीं भी गिर सकता है। कॉमेट्स, while the studying the meteors, the inner part of the earth is made of denser materials, है ना। This is because when the meteors enters the earth, there is upper part is burnt, ठीक है, exposing the core। आगे बढ़े। Study the temperature and pressure in the interior of the earth। as we go inside, both temperature and pressure increase। देख लिया हम लोग, rate of increase of temperature is more in the upper part। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो है वो अपर पार्ट में ज़्यादा है, बिकॉज अपर पार्ट जो है डोमिनेटेड है किससे, रेडियो एक्टिव मटेरियल से, मिनरल से, इसीलिए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा। मतलब ऐसे तो आप अंदर जाओगे तो जैसे जैसे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, ओके। लेकिन रेट मतलब कि मान लो कि अभी 10 डिग्री सेल्सियस, अब 10 से सीधे 100 हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे। और एक जो 100 से 110 हुआ, तो रेट यहाँ पे ज़्यादा है ना बढ़ने का। तो रेट ऑफ टेम्परेचर जो है बढ़ने का, वो कहाँ पे है, वो अपर पार्ट में ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव मिनरल्स यहाँ पे है, ओके। But as we go deeper along, the temperature and pressure also increases, hence most of the earth except the outer core is in solid form। आउटर कोर क्या है, आउटर कोर आपका लिक्विड का फॉर्म में है, ठीक है। इसी के लिए, और इसको पता कैसे चलता है कि लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ से एस वेव जो है वो पास नहीं कर पाती, है ना। हेंस द शैडो जोन ऑफ द एस वेव इज मोर देन द पी वेव, आगे हम लोग देखेंगे। द स्टेनोस्फेयर इज द टॉप 200 किलोमीटर इज जेली लाइक फॉर्म, इट इज नॉट इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। स्थेनोस्फेयर लिक्विड फॉर्म में नहीं है भाई। स्थेनो का मतलब क्या होता है, वीक रॉक्स। स्थेनो मीन्स वीक रॉक्स। तो टॉप 200 किलोमीटर जो अर्थ क्रस्ट का है उसी को स्थेनोस्फेयर बोलते हैं, और जेली लाइक फॉर्म है, ओके। अब सिस्मिक वेव को हम लोग कल देखे क्या, कितना हो गया है एक बार देख लेते हैं। 1 घंटा का लेक्चर हो गया है, तो कल हम लोग सिस्मिक वेव से शुरू करेंगे। और 4 हो ही गया ना यार, ऐसा ऐसा कितना है, अभी हम लोग लेक्चर 5 पे चल रहे हैं, मतलब लेक्चर 4 तक के रिवीजन कर लिया हम लोगों ने 1 घंटा में। तो लेक्चर 5 है यानी कि 40, यानी कि टोटल कितना लगेगा, 7 से 8 लेक्चर लगेगा पूरा ज्योग्राफी ख़त्म करने में, और थोड़ा फास्ट चल दूंगा, ठीक है। चलो तो यहीं तक के करते हैं, देख लो आगे कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम लोग,
ओके, अब PYQs भी करेंगे। अगर रेडी हो तो बोलना यार, करवा दूंगा, और नहीं तो फिर क्या ही ज़रूरत है इतना माथा खराब करने का मेरा। चलो पूरे अच्छे से देखेंगे, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ओके तो आज थोड़ा धीरे चले हैं, कल फास्ट चलेंगे, वेरी फास्ट, और सब याद करते हुए चलेंगे। आप 1.5 का स्पीड पे भी देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को धीरे बोलना पड़ता है क्योंकि आप बाद में स्पीड पे भी देख सको। ओके चलो फिर, थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।